मूवी के शुरू में हम एक माफिया को जेल से रिहा होता हुआ देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक है। 14 साल पहले फ्रैंक न्यूयॉर्क में गैर कानूनी धंधों का बिजनेस किया करता था, जिसमें ड्रग्स से लेकर वेश्यावृत्ति तक के धंधे शामिल थे, जिसकी वजह से उसे 14 साल की सजा हुई और आज वो रिहा होकर वापस से अपनी जुर्म की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसके अड्डे पर चाइनीज और कोलंबियन गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। उसके ड्रग्स और वेश्यावृत्ति के धंधों को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी तरफ हम कोलंबियाई गैंगस्टर्स को देखते हैं जो एक पीसीओ में फोन करने के लिए पहुंचता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और उसे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। उसे मारने के बाद वो एक न्यूज़पेपर दिखाते हैं जिसमें फ्रैंक का फोटो लगा हुआ था और कहते हैं कि फ्रैंक अब आजाद हो चुका है। उधर होटल में हम जिमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो टीटो नाम के एक ड्रग डीलर से ड्रग्स की डील कर रहा था। यहाँ पर टीटो जिमी की बातों से परेशान होकर ड्रग की रेट 10 गुना बढ़ा देता है। अब जिमी के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो डील को फिक्स कर देता है। अब वो पैसों से भरा हुआ बैग टीटो के सामने रख देता है। टीटो जैसे ही उस बैग को खोलता है उसे जिमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बैग में पैसे नहीं थे बल्कि ड्रग्स के खाली पैकेट पड़े हुए थे। वो गुस्से में उस बैग को बंद कर देता है। तभी जिमी अपनी गन निकालकर उस ड्रग्स डीलर पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है, जिससे उस ड्रग डीलर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जिमी दूसरे रूम में जाता है और एक आदमी से कहता है कि मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। अब हमें ये सामने वाला आदमी दिखाया जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक था और जिमी ने फ्रैंक के कहने पर ही उस कोलंबियन गैंगस्टर्स का भी मर्डर किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जिमी फ्रैंक के लिए काम करता है। जिमी उस कोलंबियन गैंगस्टर्स और टीटो की प्रॉपर्टी और पैसे भी अपने साथ लेकर के आया था। इससे फ्रैंक जिमी से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर फ्रैंक खुशी से डांस करने लग जाता है। तभी जिमी यहाँ पर फ्रैंक से कहता है कि उसकी डेलेसियो नाम के एक आदमी से मीटिंग है। फ्रैंक भी डेलेसियो से मिलना चाहता था। अब ये जल्दी ही उस मीटिंग वाली जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन और एडवोकेट मौजूद थे। यहाँ पर फ्रैंक बगैर किसी खौफ के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि ये सारे पॉलिटिशियन और एडवोकेट फ्रैंक का स्वागत करते हैं। वो डेलेसियो से इस तरीके से बात करता है जैसे उसे फिर से एक नया बिजनेस शुरू करना है और वो डेलेसियो को क्ले के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है और फिर वो खुद जेनिफर के साथ मेट्रो में बैठ कर के चला जाता है। उधर डेलेसियो क्ले के पास जाकर फ्रैंक का मैसेज देता है, लेकिन क्ले कोई भी मीटिंग फिक्स नहीं करता है और डेलेसियो को यहाँ से भगा देता है। उधर मेट्रो में जेनिफर और फ्रैंक के पास कुछ गुंडे आ जाते हैं, लेकिन फ्रैंक जब अपनी गन निकालता है तो वो डर जाते हैं। अब फ्रैंक उन्हें गोली मारने की बजाय कुछ पैसे देकर के होटल में मिलने के लिए कहता है। अब फ्रैंक जब होटल में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि क्ले ने उसके साथ मीटिंग करने से मना कर दिया है, इसलिए वो खुद क्ले से मिलने के लिए पहुंचता है। फ्रैंक यहाँ आकर के क्ले से बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहता है, लेकिन क्ले उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बिजनेस में शामिल करने से मना कर देता है। ये देख करके फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल करके क्ले को वहीं पर शूट कर देता है। वो अपनी गन की सारी गोलियां क्ले के सीने में उतार देता है, जिससे क्ले कुत्ते की मौत मारा जाता है। ये देख करके क्ले के पार्टनर से डर जाते हैं और फ्रैंक को अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर फ्रैंक एक मेयर के पास जाता है और एक हॉस्पिटल की फंडिंग के बारे में पूछता है। फंड न मिलने की वजह से वो हॉस्पिटल काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। इस हॉस्पिटल के बंद होने की वजह से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा था। वो मेयर फंड देने से मना कर देता है, इसलिए फ्रैंक खुद ही $16 मिलियन जमा करने के लिए लग जाता है। अब फ्रैंक यहाँ पर जैसे ही शराब पीने लगता है तभी 3 डिटेक्टिव टॉमी, जॉय और डेनिस आ जाते हैं और वो फ्रैंक को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। फ्रैंक का एडवोकेट इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और फ्रैंक को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। ये वहाँ पर फ्रैंक को कार में रखी हुई एक बॉडी दिखाते हैं, लेकिन फ्रैंक कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन इन डिटेक्टिव को फ्रैंक पर डाउट था कि शहर में जिन 3 गैंगस्टर्स का मर्डर हुआ है उनमें फ्रैंक का ही हाथ है, क्योंकि उसके जेल से छूटने के बाद इन लोगों को मारा गया है। अब यहाँ पर इनके पास फ्रैंक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ये फ्रैंक को यहीं पर छोड़कर के चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रैंक की गैंग के एक मेंबर को देखते हैं जो एक चाइनीज डीलर वोंग को मनाने की कोशिश करता है। वोंग उसके साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि फ्रैंक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कैश में दे सके। यहाँ पर फ्रैंक का आदमी उससे फेस टू फेस मीटिंग की बात करता है। उधर हम होटल में जिमी को देखते हैं जो एक बूढ़ी औरत की पैसे देकर के मदद करता है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और जिमी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने बहुत सारे कोलंबियंस को मौत के घाट उतारा है। उधर फ्रैंक वोंग के साथ उस हॉस्पिटल में पहुँचता है, क्योंकि फ्रैंक को हॉस्पिटल के लिए फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहाँ पर फ्रैंक वोंग से साथ में काम करने के लिए कहता है, लेकिन वोंग अब भी पूरा पेमेंट केस में मांगता है। तभी फ्रैंक को पता चलता है कि जिमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए वो जेनिफर को जिमी को छुड़ाने की जिम्मेदारी देता है। जेनिफर उसी शाम को जिमी को जेल से छुड़ा लेती है। जिमी के आजाद होने से वो तीनों डिटेक्टिव काफी गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर जेनिफर उन तीनों डिटेक्टिव को धमकी देकर के चली जाती है। इसके बाद फ्रैंक अपने आदमियों के साथ चाइना टाउन पर पहुँचता है। चाइना टाउन वो जगह है जहाँ पर चाइनीज ड्रग्स डीलर्स ने अपने पैर जमा रखे हैं। इन लोगों ने फ्रैंक के सारे अड्डों पर भी कब्जा कर लिया है, इसलिए फ्रैंक अपने आदमियों के साथ इन पर अंधाधुंध गोले चलाकर सबको मौत के घाट उतार देता है और वोंग को पकड़ लेता है। अब ये तीनों मिलकर के वोंग की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं और उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। अब फ्रैंक हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के लिए फंडिंग करके हॉस्पिटल को फिर से चालू कर देता है। इस पर फ्रैंक अपने आदमियों के साथ मिलकर के जश्न मनाता है। डिटेक्टिव डेनिस इससे काफी गुस्से में होता है। यहाँ पर डेनिस का एक साथी उसे कहता है कि अगर फ्रैंक ऐसे ही काम करता रहा तो वो लोगों की नजर में हीरो बन जाएगा और हम ऐसे ही नौकरी करते रह जाएंगे। यहाँ पर डेनिस का साथी कहता है कि कानून के दायरे में रहकर उसे पकड़ना नामुमकिन है। तब डेनिस कहता है कि अगर हम गैंगस्टर्स बनकर के उस पर अटैक करें तो इससे दूसरे गैंगस्टर्स और उसके बीच में तनातनी का माहौल हो जाएगा। लेकिन डेनिस के साथी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। उधर फ्रैंक अपने आदमियों के साथ पार्टी में मगन था। तभी डेलेसियो एक आदमी द कार्डियल को लेकर के आता है। ये आदमी लॉस एंजलिस का है और ये अच्छी तरह से जानता है कि फ्रैंक के पास 200 पाउंड का माल है। कार्डियल उस माल को खरीदना चाहता है, इसलिए वो फ्रैंक से कहता है कि मैं आधे पैसे अभी दूंगा और आधे बाद में। लेकिन फ्रैंक उससे पूरा पैसा एक साथ मांगता है। तब ये फ्रैंक से कुछ टाइम मांगता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी फ्रैंक इनके एक आदमी को गोली मार देता है और द कार्डियल की पूरी गैंग फ्रैंक की गैंग पर हमला कर देती है। लेकिन फ्रैंक जिमी के साथ पहले यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ये गाड़ी में बैठकर जैसे ही जाने लगते हैं तभी एक गुंडा इनकी गाड़ी के पीछे लटक जाता है। जिमी जब उसका मास्क उतार करके देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक पुलिस वाला है, इसलिए वो उसे धक्का देकर के नीचे गिरा देता है, जिससे वो गिर करके मारा जाता है। अब वो गैंगस्टर्स की सारी फौज फ्रैंक की गाड़ी के पीछे लग जाती है। असल में ये गैंगस्टर्स नहीं थे बल्कि डेनिस और उसके साथी थे। ये फ्रैंक की गाड़ी पर अंधाधुंध गोले चलाते हैं, लेकिन फ्रैंक इनको चकमा देकर के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर फ्रैंक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे डेनिस और उसके आदमी फ्रैंक की गाड़ी तक पहुँच जाते हैं। लेकिन फ्रैंक और जिमी इन पर गोलियां चलाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब टॉमी जिमी के पीछे लग जाता है और डेनिस फ्रैंक के। तभी जिमी टॉमी पर गोली चला देता है। डेनिस टॉमी को बचाने के लिए जिमी को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन टॉमी के भी गोली लग जाती है और वो भी मारा जाता है। टॉमी की मौत से डेनिस काफी दुखी हो जाता है और फिर अगले दिन उसके फ्यूनरल में जाता है। टॉमी का फ्यूनरल उससे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। अब वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है एक शूटर उसे गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने अड्डे पर जाता है जहाँ पर डेलेसियो को पकड़ करके रखा गया था। डेलेसियो फ्रैंक से कहता है कि मुझे पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के पैसे मिले थे। तब फ्रैंक अपने आदमियों से कहता है कि इसे इसके पैसों के साथ जमीन में गाड़ दो। फिर हम तीसरे डिटेक्टिव रॉय को देखते हैं। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि फ्रैंक उसके घर में मौजूद है। यहाँ पर फ्रैंक उसे कहता है कि मैंने ही क्ले को मौत के घाट उतारा था, जो वेश्यावर्ती के अड्डे चलाया करता था, और मैंने ही ड्रग्स डीलर टीटू और दूसरे गैंगस्टर्स को मौत के घाट उतारा है। मैंने इन लोगों को ऐसे ही नहीं मारा, बल्कि ये लोग गैर कानूनी धंधे कर रहे थे और लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे थे। इन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था और कानून के कुछ रखवाले भी इनके साथ इनके बिजनेस में सपोर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर फ्रैंक रॉय को एक हथकड़ी से बांध करके जाने लगता है और उसे ये भी कहता है कि अभी तो कुछ और लोगों को मौत के घाट उतारना बाकी है। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जॉय अपने आप को आजाद कर लेता है और उसके पीछे मेट्रो में पहुंच जाता है। फ्रैंक जॉय को देख लेता है और उसे भी गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। जॉय के गोली चलाने की वजह से फ्रैंक भी काफी जख्मी हो चुका था। अब फ्रैंक मेट्रो से बाहर निकल करके एक टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी ड्राइवर जब फ्रैंक के हाथ में गन देखता है तो वो टैक्सी छोड़ करके भाग जाता है और जोर जोर से पुलिस को आवाज लगाने लगता है। अब पुलिस वहाँ आकर के उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन फ्रैंक अपने आप को सरेंडर नहीं करता है बल्कि खुद को ही गोली मार करके अपना दी एंड कर देता है। और फ्रैंक की मौत के साथ ये शानदार मूवी किंग ऑफ न्यूयॉर्क यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।